नमस्कार। वार्तालाप टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सबके बीच अभिषेक आचार्य कुलश्रेष्ठ जी मौजूद हैं। इन्होंने एक छोटी सी नौकरी से लेकर यहाँ तक का सफर तय किया है। 1992 में जब बाबरी ढांचे को गिराया गया था, तब ये सिर्फ 8 वर्ष के थे, पर उस समय भी इन्होंने एक तरह से कार सेवा की थी। उस समय आचार्य कुलश्रेष्ठ महान लोगों के भाषणों की कैसेट्स कई घरों तक पहुंचाया करते थे। इनकी पढ़ाई चलती रही, लेकिन जिंदगी में परिवर्तन तब आया जब हमारे कार सेवकों को ट्रेन में बंद करके जला दिया गया। जैसा कि उसके बाद गुजरात दंगे हुए, सभी मीडिया चैनल्स, अखबारों में मुसलमानों के मारे जाने की खबर दिखाई गई। कहीं ये नहीं दिखाया गया कि हिंदू भी मारे गए थे। तब इन्हें लगा कि अब चुप रहे तो गोधरा की ट्रेन की तरह अगला नंबर हमारी ट्रेनों का भी हो सकता है। जैसा कि हमें आचार्य कुलश्रेष्ठ जी ने बताया कि नौकरी करने के बाद रात को इतनी थकान हो जाती थी कि कुछ भी लिख नहीं सकते थे और सो जाते थे। फिर इनके माता पिता ने इन्हें दिल्ली भेज दिया। दिल्ली आकर इन्होंने नौकरी की और बीच बीच में आर.के. पुरम विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में जाने लगे। 2014 में एक साधारण कार्यकर्ता की तरह मोदी जी को जिताने के लिए काम करते रहे और उस समय देश में अगर जो देश से प्यार करता था, वो सिर्फ मोदी की जीत के लिए परिश्रम और प्रार्थना कर रहा था। आचार्य गिरिराज किशोर जी बाबा के देहांत के बाद इन्होंने विहिप ज्वाइन की और 2017 में इन्हें मनोज तिवारी जी ने एमसीडी के चुनाव में सीक्रेट वॉर रूम की जिम्मेदारी दी और उसके बाद भाजपा ने तीनों एमसीडी के निगम जीते। उसके बाद इन्हें पार्टी का ऑफिशियल तौर पर सह संयोजक आईटी एवं सोशल मीडिया और पश्चिमी दिल्ली का प्रभारी बनाया गया। फिर 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान विकास पांडे जी ने मैं भी चौकीदार कैंपेन में इन्हें सबसे पहले जोड़ा और इन्होंने टीम बनाकर देश के कई अलग अलग राज्यों में जाकर इस कैंपेन को किया। साथ ही दिल्ली का सह संयोजक होने के नाते इन्होंने दिल्ली में 7 सीटों पर मोदी कैंपेन चलाया और दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें जीती। वर्तमान समय में ये अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की ओर से युवा इकाई राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए। इन्हें लगता है कि कायस्थ समाज को स्वामी विवेकानंद जी से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि कायस्थ समाज उन्नति करेगा तो हिंदू उन्नति करेगा। तो चलिए अभिषेक आचार्य कुलश्रेष्ठ जी से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम एक मुलाकात। आज हम आपकी मुलाकात ऐसी खास शख्सियत से करवाने वाले हैं जिन्होंने कोटा से लेकर दिल्ली तक एक लंबा सफर तय किया और अपनी दिल्ली में एक अलग नई पहचान बनाई। मैं बात कर रही हूँ दिल्ली बीजेपी के सह संयोजक, आईटी सेल एवं सोशल मीडिया के प्रभारी श्री अभिषेक आचार्य कुलश्रेष्ठ जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे शो एक मुलाकात। नमस्कार मैम। सर, मैं जानना चाहती हूँ इस पद तक आने के लिए आपका जो अब तक का जो सफर रहा वो कैसा रहा, थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों के साथ में शेयर। मैम, मैं बताना चाहूंगा कि पूरे देश में सिर्फ बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें लोकतंत्र है, जिसमें एक साधारण सा कार्यकर्ता किसी भी मुकाम तक पहुंच सकता है। इसके जीते जागते उदाहरण हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे गृह मंत्री जी हैं। मैं कोटा राजस्थान में रहता था, एक सिंपल स्टूडेंट था, जॉब भी करता था। 2006 में मैं दिल्ली आया। उसके बाद 2006 टू 14 तक मैंने आचार्य गिरिराज किशोर जी वीएचपी के इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट थे, जो मैं उनके परिवार से हूँ, उनका पुत्र। तो मैंने उनकी सेवा भी करी और उनको देखता रहा कि वो कैसे हिंदुत्व के लिए और समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं एक बहुत छोटा उदाहरण दे रहा हूँ कि मैं एक 8 वर्ष का लड़का था 1992 में, जब बाबरी का विध्वंस हुआ था। तब मैं एक छोटा सा बालक था, लेकिन मैं देखता रहता था कि क्या हो रहा है, हिंदुत्व के लिए क्या हो रहा है, और हमारे राम मंदिर को किस तरह से तोड़ा गया था। क्योंकि मैं बचपन से सुनता आ रहा था कि हमारे भव्य राम मंदिर थे, उनको किस तरह से बाबर ने तोड़ा था और बाबरी मस्जिद बनी थी। तो उस टाइम पे मेरा एक काम हुआ करता था कि मैं एक कैसेट होती थी, ऑडियो कैसेट, जो हमारे आडवाणी जी की होती थी, माननीय अशोक सिंघल जी की होती थी, माननीय आचार्य गिरिराज किशोर जी की होती थी। तो वो कैसेट्स के जो भाषण होते थे वो कैसेट में ले जाके मैं अलग अलग घरों तक पहुंचाता था और बोलता था कि आप सुनिए और राम जी के बारे में आप जानिए। उसके बाद फिर मैं दिल्ली आया। हाँ जी सर, मैं जानना चाहती हूँ जिस उम्र में बच्चे खेलने कूदने और ये सब चीजों में मतलब अपनी रुचि रखते हैं, उस उम्र में आपने कार सेवक के रूप में कार्य किया था 1992 में।
तो मैं जानना चाहूँ इसके पीछे क्या प्रेरणा थी, ऐसी क्या बात थी जो कि आपको कार सेवक के रूप में कार्य करने के लिए मैम प्रेरित? प्रेरणा तो श्री राम जी थे, क्योंकि बचपन से ही जब हम छोटे से थे तो रामायण, मुझे पता है कि हमारे घर में शटर वाली टीवी हुआ करती थी, बड़ी बड़ी जी जिद जी। करके वो टीवी आई थी सिर्फ रामायण देखने के लिए। कि मेरी हाँ मम्मी ने भी जिद करी थी, मैंने भी जिद करी, मेरी बहनों ने भी जिद करी, तो मेरे पिताजी वो लेकर आए थे। रामायण हम देखते थे बचपन से। हमने पूछा कि जब प्रभु राम जी का इतना वर्णन है रामायण में, तो इनका मंदिर मम्मी क्यों नहीं है? मैं माता जी से ज्यादा प्रश्न करता था। तो मेरी मम्मी विद्यालय में शिक्षक थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा बाबर एक आया था और उसने हमारे राम जी का मंदिर तोड़ दिया था। ये सब संस्कार हमारे परिवार से हमें मिले। और मैं यही कहता हूँ सभी परिवारों को कि आप अपने अपने परिवार, अपने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए, अपने भगवान के बारे में बताइए, अपने धर्म के बारे में बताइए, अपने देश के बारे में बताइए। तो मुझे ये संस्कार मेरे परिवार से मिले, मेरे माता पिता से मिले। जी। सर आपके जैसी स्टोरी मैंने सुनी है उसमें ये था कि आपने आचार्य गिरिराज जी जो कि विश्व हिंदू परिषद के प्रेसिडेंट थे, आपने उनके साथ भी कार्य किया है। तो ऐसे मैंने कुछ उनके महत्वपूर्ण कार्य के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों के साथ शेयर प्लीज। मैम मैं बहुत छोटा था। मुझे पता है कि जब उनका ग्वालियर में उनको संघ ने जिम्मेदारी दी थी, जब वहां पे वो शिक्षक थे, तो वहां जी। के डकैत, जो डकैत थे उस टाइम पे, डकैत बहुत हुआ करते थे ग्वालियर में, भिंड मुरैना में। तो हाँ डकैत हाँ। विद्यालय के बच्चों को किडनैप करके ले गए, अपहरण करके ले गए। आचार्य अच्छा। गिरिराज किशोर जी ने अपनी जान जोखिम में डाल के उन बच्चों को छुड़ाया, और पूरे देश में उनकी ये बात बात पता भी चली कि बिना हथियार के भी लड़ा जा सकता है, और अपने बच्चों को छुड़ा के लाए, वो विद्यालय के बच्चों को। इसके अलावा मैं देखता था कि कई लोग बोलते हैं कि दलित पूजा नहीं कर सकता मंदिर में, लेकिन आचार्य गिरिराज किशोर जी और माननीय अशोक सिंघल जी ने जगह जगह मंदिर खोले, और वहां पे पुजारी जो बनाए वो दलित बनाए। तो मैं सभी दुनिया वालों को बोलना चाहता हूँ जो ये बोलते हैं कि दलित है, जनरल है, आचार्य जी ने कभी इन सब कैटेगरी को नहीं माना। आचार्य जी ने बस ये जाना, बताया हमें कि ये हिंदू है, ये भारतीय है। कभी उन्होंने जातिगत बात हमसे कभी नहीं करी। उन्होंने किसी प्रकार का जाति भेद नहीं रखा नहीं मैम। आपके। और उन्होंने अपना पूरा संपूर्ण जीवन राष्ट्र के नाम किया। जाते जाते भी उन्होंने देहदान किया। देहदान के फलस्वरूप मेरे परिवार ने देखा कि मेरे जो आचार्य गिरिराज किशोर जी थे बाबा, उन्होंने देहदान किया है, तो उसके फलस्वरूप मेरी माता ने भी देहदान किया, और अब मैंने भी अपना देहदान के लिए संकल्प लिया हुआ है। सर आप आईटी सेल में सीक्रेट वार रूम में एक अच्छी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और दिल्ली से 3 निगम की सीट भी जीत चुके हैं। तो आप मैं इसमें पूछना चाहूंगी वर्तमान समय में आईटी सेल में क्या भूमिका है? मैम एक बहुत रोचक किस्सा है आईटी में आने का। जी जो मीडिया के हमारे सह प्रभारी हैं दिल्ली प्रदेश के, नीलकांत बख्शी जी और एक विकास पांडे जी हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि अभिषेक तुम पार्टी के लिए इतना काम करते हो, तुम वॉर रूम संभालोगे? एक ये एमसीडी के टाइम पे सीक्रेट वॉर रूम बनाया था भाजपा के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी जी ने। तो वहां पे उन्होंने बोला कि तुम जिम्मेदारी संभालोगे अभिषेक, पूरा दिन तुम्हें देना है, तुम्हें सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक तुम्हें वहां पे काम करना है। मैंने कहा भैया पार्टी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वहां पे हमारा ये काम हुआ करता था कि हम सामने वाले अपोजिशन के कंटेंट निकालते थे कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट पहले दिए हैं, केजरीवाल जी ने कितने भाषण अभी तक दिए हैं और कितने वादे किए हैं, ये सारे हम काम करते रहते थे। और मेरे साथ 2-4 लोग और थे, मयंक थे, पुनीत जी थे, सभी थे। हमारा काम ये होता था कि पूरा हमारा भाजपा का जो भी एजेंडा है वो हम गली गली, मोहल्लों तक, मंडल तक, बूथ लेवल तक हम हमारी पार्टी की बात पहुंचाए वाया सोशल मीडिया। तो हमने फेसबुक पे, हमारे पास थर्ड पार्टी के पेजेस भी होते हैं, पार्टी का भी पेज होता है, और हमारे खुद के भी ट्विटर हैंडल होता है, फेसबुक पेज होता है। तो उसमें हम हमारे कंटेंट शेयर करते थे, केजरीवाल के झूठ को बेनकाब करते थे। एक्चुअली मैम आप देखते होंगे कि दिल्ली में एक बहुत बड़ी चीज है कि दिल्ली के लोग सुबह से लेकर शाम तक अपना काम करते हैं, उसके बाद 1 घंटा या 2 घंटे अपने मोबाइल में अगर वो देते हैं, तो बच्चे देते हैं गेम के लिए, और युवा और बुजुर्ग देते हैं सोशल मीडिया पर। तो सोशल मीडिया पर हम हमारे कंटेंट पहुंचाया करते थे, और उसका फलस्वरूप ये हुआ कि हमने तीनों निगम जीते। सोशल मीडिया वाकई सही बात है। सर आप कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और आपका युवा संबंध बीजेपी से भी है, जो कि सर मैं ये जानना चाहूंगी कि पार्टी में कायस्थ समाज को अब तक उतनी उन्नति क्यों नहीं मिली? मैम ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ये मुझसे कई लोग पूछते हैं, आप उन्नति
उन्नति शब्द का मतलब मुझे बताइए मैम। उन्नत क्या कायस्थ उन्नत नहीं है? आज मैं कायस्थ समाज से हूँ, मैं पार्टी में नहीं हूँ पदाधिकारी। रविशंकर प्रसाद जी पदाधिकारी माँ जो पार्टी में है वो मंत्री नहीं है आईटी के, कानून मंत्री हैं। बीजेपी ही है जिसने रविशंकर प्रसाद जी को कानून मंत्री बनाया है, वो भी तो कायस्थ हैं। आर के सिन्हा जी हैं जो राज्यसभा सांसद है, वो भी कायस्थ हैं। तो मैम अलग अलग चीजें हैं मैम। लेकिन क्या होता है कि इतना बड़ा 11 करोड़ की जनसंख्या है कायस्थ समाज की, अब 11 करोड़ लोगों को तो पद नहीं दिया जाएगा। आप समझ सकती है मेरी बात। उसमें से तो आप काम करके दिखाएंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे तन मन धन से, तो पार्टी आपको कुछ ना कुछ देगी। और पार्टी सिर्फ ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे समाज के लिए। बीजेपी की सबसे अच्छी बात मैम ये है कि बीजेपी कभी जातिगत राजनीति नहीं करती है। प्रधानमंत्री मोदी जी कई बार अलग अलग मंचों से ये बोल चुके हैं कि हम जातिगत राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये भी बोलता हूँ कि बीजेपी ने कायस्थ समाज को हमेशा उच्च स्थान दिया है और हमेशा कायस्थों का सम्मान किया है। सर, आपके स्टोरी में गोधरा कांड का जिक्र हुआ था कि जब गोधरा कांड हुआ था तो उस समय मुस्लिम और हिंदू दोनों ही समाज का नुकसान हुआ था, लेकिन मीडिया ने सिर्फ मुस्लिम को ही दिखाया था। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, उस पर आपकी क्या? मैं उस टाइम 12th का स्टूडेंट हुआ करता था, मैं टीवी देख रहा था, मेरे पिताजी ने टीवी लगा रखी थी और गोधरा कांड की न्यूज आ रही थी। मैं इतना भाव विभोर हो गया था कि जब मेरे भाई बहन उस ट्रेन में जिंदा जला दिए गए, एक दिन वो न्यूज आई, एक दिन भी मैं आपको ज्यादा बता रहा हूँ सिर्फ, और वो भी एक्सीडेंट बताया गया, जबकि सब कुछ इन्वेस्टिगेशन सब कुछ वहां के जो सबूत थे और वहां जो लोकल गवाह थे उन्होंने बोला कि ट्रेन को जलाया गया है मुस्लिमों द्वारा। लेकिन किसी भी न्यूज में ये नहीं बताया गया आज तक कि हिंदू मरे। आज भी कभी गोधरा की न्यूज आती है तो एक आध चैनल है, बाकी सभी अधिकतर चैनल ये बोलते हैं कि मुस्लिम मरे मुस्लिम मरे। मेरा प्रश्न ये है कि हिंदू कुछ नहीं है क्या मैम? देश में हिंदुओं के साथ हमेशा इस तरह का भेदभाव क्यों होता है? हिंदू मरता है तो ये बोल दिया जाता है कि ठीक है मर गया, लेकिन अगर कोई अल्पसंख्यक मरता है तो पूरा मीडिया उसको इतना जोर शोर से चलाता है। आप मैं बताऊं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हम बाइक से जा रहे हैं मैम, एक एक्सीडेंट होता है और अगर बाई चांस लड़ाई होती है तो आमने सामने वाला पूछेगा नहीं कि आप कौन सी जाति से हो, आप कौन से धर्म से हो, लड़ाई हो जाती है। लेकिन मीडिया कैसे दिखाता है? दलित समाज के युवक की पिटाई की गई, मुस्लिम समाज के युवक को मारा गया, लेकिन कभी ये नहीं बोलता कि मुस्लिमों ने हिंदुओं को मारा। आप दलित क्यों लिया? इस जो मीडिया है देश का, अगर हिंदुओं का बंटवारा किया है तो इस देश की मीडिया ने किया कांग्रेस के साथ साथ। तो मैं यही बोलता हूँ कि आप हिंदू शब्द यूज कीजिए, ये बार बार दलित पिटा, दलित को मारा, ऐसा क्यों बोला जाता है? तो थोड़ा सा दुख होता है मैम। सही बात है। मीडिया बहुत गलत दिशा, बहुत तेजी से चल रहा है ये एसएसआर का न्यूज चल रहा है सुशांत के केस में। मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, आप क्या अभी देखते हैं इसमें, क्या सच्चाई सामने आएगी सुशांत के केस में? सीबीआई के पास केस गया है, 100% सच्चाई आएगी। आपने कल देखा कि संजय राउत कितना बौखला गए। आज हम महिलाओं का सम्मान करते हैं और मैं वो शब्द, आप क्योंकि महिला है मैं इसलिए आपके सामने ले भी नहीं सकता, लेकिन आपको पता होगा कि कल किस तरह का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है कंगना रनावत के लिए। अरे कंगना रनावत महिला है, देश में इतना सम्मान है, देश की जनता उनको प्यार करती है, और आप उनके लिए इस तरह के भद्दे शब्द यूज कर रहे हैं। और ये भद्दे शब्द ही बता रहे हैं कि दाल में बहुत कुछ काला है। अगर चिंगारी लगी है तो आग ठाकरे परिवार तक भी जाने वाली है। शायद मुझे इसलिए लगता है संजय राउत जी बौखला गए हैं। उम्मीद करते हैं, समय तो लग रहा है लेकिन हो सकता है कि सच्चाई सामने आएगी। मैम सत्य पराजित नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने बहुत ही सहज और सरल तरीके से हमारे सारे सवालों का बड़े ही बेबाकी से जवाब दिया। धन्यवाद सर। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। वार्तालाप टीवी, आपका नजरिया, आपकी आवाज।